भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। उसे गौ माता कहते हैं। उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास है और कई तरह के कर्मकांड और पूजा अर्चना में भी गौमूत्र और गोबर का प्रयोग सामान्य बात है। गायों को मारना या बीफ खाना हिंदू कम्युनिटी में बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप दूध के पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दूध, वही दूध जो आपके घर आता है, वो असल में बीफ खाने से भी बुरा है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, सरकारी दस्तावेजों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, दूध के व्यापारियों से बातचीत, आज तक भारत में गौहत्या पूरी तरह बैन ना होने का कारण और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, तो प्लीज इसे एक खुले दिमाग के साथ पूरा देखिएगा और आपको सब समझ आ जाएगा। दूध के धंधे की शुरुआत होती है व्यापारियों द्वारा जानवरों को खरीदे जाने से। अपने को एक नई भैंस हो या फिर गाय कितने की आती है? भैंस कम से कम मान लो 50,000 से का कमाए। कितने साल की रहती है? कितने साल की आती है? उसके बाद उसे हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है। अब बछड़ा हुआ है तो या तो वो नर होगा या मादा। भैंस को अगर भैंस हो गई बछड़ा तो वो आगे जाके दूध देने लगती है, पर अगर उसको नर बछड़ा पैदा हो गया उसका क्या करते हैं? वो बेच दिया जाता है। ये कसाई को वो उसको हटाना पड़ता है। उसको तो कसाई खाने। हाँ, वो तो हटाने पड़ता है। पड़ा इसका जो होता है ना, उसको हटाना पड़ता है। अपनी घर ले जाते हैं। अब उसके लिए क्या है कि अभी तो मान लो ऐसा समय चल रहा है कि अब तो हाँ वो खेती किसानी में यूज नहीं हो रहे, ट्रैक्टर वगैरह आ गए। नहीं पहले तो मान लो खेती किसानी में यूज हो जाते थे। अब तो उनका बस एक ही ऑप्शन है कि बस कसाई के पास भेज दें। मतलब चूंकि नर बछड़े डेयरी उद्योग के किसी काम के नहीं, इसलिए उन्हें कसाई खाने कटने के लिए बेच दिया जाता है। इसी तरह वो भैंस कुछ साल तो बच्चे पैदा करेगी, लेकिन उसके बाद उसे बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। भैंस मतलब कब तक दूध देती रहती? 3 साल से शुरू करके कम से कम 5-6 देंगे, 6-7 देंगे तो बेच जाए। अच्छा, मतलब 10-12 साल तक। हाँ। और फिर भैंस जैसे बूढ़ी हो जाती है और वो बच्चे पैदा नहीं करती, तो उसके बाद भी वो 7-8 साल 10 साल तक जिंदा और रहती है क्या? हाँ, क्यों नहीं रहती? फिर उसमें उसको बेच देते हो? हाँ, बेच देते हैं। बूढ़ी हो जाती है जब वो बच्चे पैदा करना बंद कर। हाँ, तो उसका भी वही ऑप्शन है, वही कसाई का। यानी दूध का धंधा काम कैसे करता है? सबसे पहले एक जानवर को खरीदा जाता है, उसके बाद उसे हर साल गर्भवती किया जाता है ताकि उसका दूध निकाल कर बेचा जा सके। इनमें पैदा होने वाले मादा बछड़ों को दूसरे दूध के व्यापारियों को बेच दिया जाता है और नर बछड़ों को कसाई को बेच दिया जाता है। कुछ सालों बाद जिस जानवर को खरीदा था उसे भी बूढ़ा होने पर आधे दाम में कसाई को बेच दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दूध पीना बीफ खाने से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि बीफ उद्योग का एकमात्र कारण दूध उद्योग है। भारत में जितना भी बीफ पैदा किया जा रहा है, जितना भी खाया जा रहा है, जहाँ पर भी बिक रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दूध उद्योग के कारण है। ये सारा मांस उन बूढ़ी गाय भैंसों और नर बछड़ों का है जो एक समय पर उनके मांस के लिए नहीं बल्कि उनके दूध के लिए पैदा किए गए थे। ये कहकर मैं बीफ खाने वालों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आज की तारीख में बीफ खाने वालों को बीफ परोसने का काम दूध पीने वाले लोग ही कर रहे हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी यही कहते हैं। भारत में कैटल को मुख्य रूप से दूध के लिए और सेकेंडरी यानी गौण रूप से मांस के लिए रखा जाता है। बूढ़े जानवरों और नर बछड़ों को मांस के लिए मार दिया जाता है। इसके अलावा भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसे हम चौथे के बजाय दूसरे नंबर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के देशों का बीफ एक्सपोर्ट लगभग बराबर है। हम 14 लाख टन बीफ हर साल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। के आसपास या पहचान वाला कोई भी दूध का व्यापारी हो जिसके यहाँ पर गाय भैंसे होती हो, आप उससे केवल 3 सवाल पूछिए। पहला, वो कितने साल से ये काम कर रहा है? मान लीजिए 10 साल से कर रहा है। दूसरा, उन्होंने जब काम शुरू किया था तब उनके पास कितने जानवर थे? मान लीजिए 10 ही जानवर थे। तीसरा, आज उनके पास कितने जानवर हैं? गणित किया जाए तो उन 10 जानवरों को 10 बार प्रेग्नेंट करने से उनके पास 100 जानवर होना चाहिए थे, जिनमें 50 नर और 50 मादाएं होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने मादा बछड़ों को दूसरे व्यापारियों को बेच दिया हो, पर फिर भी क्या उनके पास 50 नर बछड़े और 10 बूढ़ी भैंसें हैं? नहीं, आपको जवाब मिलेगा कि उनके पास 10, 15, 20 जवान भैंसें दूध देती हुई, और मुश्किल से 1-2 नर बछड़े मिल जाएंगे। वो आप खुद सोचिए कि आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गायों को गैर कानूनी रूप से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पर ये गायें उन ट्रक्स में पहुंचती कैसे हैं? इन सभी गायों का जन्म हुआ तो किसी दूध व्यापारी के तबेले में ही था, तो ये वहां से इन ट्रक्स में आई कैसे? हर दूसरे दिन इतनी गायें चोरी की तो नहीं हो सकती। सच ये है कि जो व्यापारी आपको उन गाय या भैंसों का दूध ला कर देते हैं, वही लोग बूढ़ी होने पर इन्हें कसाई को बेच देते हैं, और जो कुछ जानवर सड़क से उठाए जाते हैं उन्हें भी सड़क पर छोड़ा दूध वालों ने। की स्थिति अगर हम समझे तो कई राज्यों में गौहत्या पर पूरा बैन है। पूरा बैन मतलब ना ही वहाँ गाय मारी जा सकती है, ना ही उसके बछड़े। उसके बाद कई राज्य जिसमें काउ स्लॉटर तो बैन है, लेकिन बुल और बुलक्स एक सर्टिफिकेट के साथ मारे जा सकते हैं। उसके बाद फिर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काउस, बुल्स और बुलक्स
तीनों को ही एक सर्टिफिकेट के साथ मारा जा सकता है। और फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट और केरला, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर काउ स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है। अब अक्सर होता यह है कि जिन राज्यों में काउ स्लॉटर बैन है वहां से जानवरों को गाड़ियों में भर के दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाता है जहां उन्हें कानूनी रूप से मारा जा सके। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं और खबरें ये भी आती हैं कि भैंस का मांस बोलकर गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है और भारत से बांग्लादेश में गायों की स्मगलिंग की जा रही है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सख्त गोहत्या प्रतिबंधक कानून लाए गए। यहाँ गैर कानूनी कसाई खानों को निशाना बनाया गया, लेकिन सूखे खुले पशुओं के पुनर्वास के लिए कोई प्रबंध नहीं हुआ। अब यहाँ के डेयरी फार्मर्स ना तो इन सूखे पशुओं को खिला पा रहे थे और ना ही इन्हें कसाईयों को बेच पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेकार गाय बैल रास्तों पर छोड़ दिए। ये आवारा पशु भूख के मारे खेतों में घुस गए, जिससे कई किसानों का नुकसान हुआ। अपनी परेशानी जताने के लिए ये किसान इन आवारा पशुओं को सरकारी स्कूलों पर छोड़ने लगे और स्कूलें बंद करनी पड़ी। कुछ लोगों ने तो पशुओं पर तेजाब फेंककर उन्हें मार दिया। आखिरकार इन पशुओं को या तो चुपचाप कसाईखानों में ले जाकर काटा गया, या वो रास्ते पर दुर्घटना का शिकार हो गए, या फिर प्लास्टिक या कचरा खाकर, नहीं तो भूखे पेट तड़पते हुए मर गए। जब 1966 में गौहत्या के खिलाफ साधुओं ने प्रदर्शन किया था तो एक कमेटी बैठाई गई जिसमें आरएसएस के चीफ MS गोलवालकर, पुरी के शंकराचार्य और वर्गीस कुरियन भी शामिल थे। इस बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा आई टू हैड अ ड्रीम में लिखा है, मेरा काम था गौहत्या पर किसी भी प्रकार का बैन लगने से रोकना। दूध उद्योग में हमारे लिए जरूरी था कि हम अस्वस्थ गायों को निकालते रहें ताकि उपलब्ध संसाधनों का स्वस्थ और काम की गायों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैं इतने तक के लिए राजी था कि कोई भी उपयोगी गाय नहीं मरनी चाहिए। इसी बिंदु पर शंकराचार्य और मैं हर बार अटक जाते और जमकर विवाद करते थे। मैंने उनसे लगातार पूछा, महाराज क्या आप सभी बेकार गायों को लेकर उनका तब तक ख्याल रखोगे और उन्हें खिलाओगे जब तक वो मर नहीं जाते? आप जानते हैं ऐसे नहीं चल सकता। उनके पास मेरे इस सवाल का कभी कोई जवाब नहीं था। तो जब आप सोच रहे होते कि अरे भारत में तो श्री कृष्ण के ज़माने से परंपरा रही है दूध दही माखन खाने की और इसलिए हमें आज भी खाना चाहिए, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप दूध का सपोर्ट करके भारत की परंपरा या सनातन धर्म का संरक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब आप आज की तारीख में दूध का समर्थन करते हैं तो आप श्री कृष्ण के साथ नहीं, आप वर्गीस कुरियन के साथ खड़े हैं और उस दूध की व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जो हर साल 3.5 करोड़ जानवरों को मार देते। सोच कर देखिए, एक गौशाला में ज्यादा से ज्यादा कितने पशु होते हैं। अमोघ लीला जी ने कुछ गौशालाओं का उदाहरण दिया है, जैसे माता जी गौशाला विच इज इन बरसाना, जिसमें 60,000 गाय हैं। 60, 70, 80 हजार पशु एक गौशाला में होना इतनी बड़ी बात है कि अमोघ लीला जी उसका उदाहरण दे रहे हैं। वापस आते हैं नंबर्स पर। रोज कितने जानवर मारे जाते हैं? 1 लाख। अगर अमोघ लीला जी का सोल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें इस तरह की रोज 2 नई गौशालाएं खोलना पड़ेगी। हर एक दिन 2 नई गौशालाएं। अब कई मित्रों के मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा होगा। कल्पना कीजिए एक बहुत ही बड़ा कमरा है जिसमें 16 लोग हैं। वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहे सो सकते हैं, अगर चाहें तो अपने साथ साथ 10-10 गायें भी ला सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं 16 लोगों की जगह उस कमरे में 800 लोग हो जाएं, तो क्या आपको लगता है वो उतना ही फैलकर सो पाएंगे, उतना ही खुलकर जी पाएंगे जितने वो 16 लोग करते थे? वो 16 लोग अपने साथ 10-10 गाय भी रख सकते थे, लेकिन ये 800 लोग क्या अपने साथ एक गाय भी रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 16 लोग 10-10 रखेंगे तो भी 160 होगी। यहाँ पहले से ही 800 लोग हैं और अगर ये लोग एक भी रखेंगे तो भी 800 गाय हो जाएंगी। और यहाँ पर हमें ये इतनी सरल सी बात समझने की जरूरत है कि दुनिया की स्थिति ठीक उस कमरे जैसी है। आज से 2000 साल पहले दुनिया में लगभग 16 करोड़ लोग थे और आज 800 करोड़ लोग हैं। पहले लोग कम थे, जंगल ज़्यादा। बूढ़ा होने पर उस जानवर को खुला छोड़ा जा सकता था, मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो लोग अहिंसा दूध का सपना देखते हैं वो कहीं ना कहीं एक काल्पनिक दुनिया की इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। अरे सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, खुला छोड़ देंगे। अहिंसा दूध के समर्थकों को आप कभी भी संख्याओं की बात करते नहीं पाओगे, क्योंकि संख्याएं उनके पक्ष में नहीं होती है। आपका अहिंसा दूध जैसी चीजें केवल और केवल एक बहुत ही छोटे लेवल पर की जा सकती है, और आज से 2000 साल पहले ये बहुत छोटे लेवल पर होती थी, क्योंकि तब लोगों की जनसंख्या ही कम थी। आज 50 गुना ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। तो हम वैसे नहीं जी सकते, हम वैसे जीने का सपना नहीं देख सकते थे जैसे पहले लोग जीते। अन्य देशों के विपरीत भारत में डेयरी फार्म्स की रचना ही इस प्रकार हुई है जिससे बीफ और अन्य व्यवसायों को सहयोग मिले। इन्हीं की वजह से बीफ का व्यवसाय जीवित रहता है। 100 बात की एक बात बोली जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने से हम पशु हत्या का समर्थन करते हैं। जो कुछ बताया है वो पहाड़ के सामने घास के एक तिनके की तरह है।
आज की तारीख में भारत 100 से भी अधिक देशों को डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इस उद्योग के लक्ष्य तो बढ़ते ही जाने वाले हैं। इसे रोकने की जिम्मेदारी पूरे विश्व की है। जिन कारणों से हमारे बहुत से पूर्वजों ने शाकाहार अपनाया था, उन्हीं कारणों से आज हमें वीगन जीवन शैली अपनानी चाहिए। आशा करता हूं कि यह हमारी उन्नति की अगली सीढ़ी होगी। इस क्रूरता को खत्म करके इस चक्रव्यूह से निकलने का वक्त आ गया है। जय हिंद।